प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश 2024 में आने वाला क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो अगर आप क्लास 12th में तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आप सभी को आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। इंग्लिश का जो ये पेपर है, ये वायरल पेपर आप कह लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आप कह लीजिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सभी को समझाने वाले हैं और साथ में इसका सलूशन भी देने वाले हैं, पूरा आंसर आप सभी को कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यही वो पेपर है जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मैक्स मार्क्स 100, यानी जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं, 100 अंक का आपका पेपर आने वाला है। टाइम देखिए, समय जो है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य नियम जो है आपके वो क्या है। पहला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, हम शुरुआत से आप सभी को बताते आ रहे हैं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो शुरू के जो 15 मिनट होंगे वो आप सभी को दिए जाएंगे कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और आपको यही करना है, जैसे आपको पेपर मिले आप शुरू के 15 मिनट में इसको पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, कौन सा आंसर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इसीलिए 15 मिनट सरकार ने आप सभी को अलॉट किए हैं। फिर अगला है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, वो आप सभी को इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखने अनिवार्य हैं, ठीक। अगला है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, और आपके जो क्वेश्चन है उनके सामने उनके मार्क्स भी दे दिए गए हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना पड़े। देखिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप सभी वहाँ पे जब पेपर देंगे तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से नियम थे जो हमने आप सभी को बताया। फिर देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन ए रीडिंग। देखिए पहला जो आपका खंड है, सेक्शन है, वो यहाँ से शुरुआत होता है रीडिंग का। देखिए आप सभी को इस प्रकार से एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसको आप सभी को पढ़ना होगा, उसका अर्थ समझना होगा, और इसी के बेसिस पे आप सभी को देखिए यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे इस प्रकार से, और आप सभी को इनका आंसर करना रहेगा। तो आइए हम आप सभी को पैसेज पढ़ करके समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दे दीजिए, यही इसका मतलब है। तो देखिए आइए हम पैसेज को पढ़ते हैं। द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। जो आजकल की युवा पीढ़ी, भारतीय युवा पीढ़ी जो है, उनका जो दिमागी संतुलन है उसमें किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। वाइल दे आर पेट्रियोटिक प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट। जब उनके अंदर कोई देशभक्ति की भावना जगती है या वे किसी भी आंदोलन से जुड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं, या मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, या आपने देखा होगा कुछ जो युवा लोग होते हैं वो कोई भी पार्टी जैसे मान लीजिए है तो उसका झंडा लेकर के आगे आगे ही उसको घुमाते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर देखिए ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, या कोई फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना हो, दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस कन्विंस्ड बाय इंडियाज कल्चर। तो वो बहुत सारे मामलों में जो अपनी भारतीय संस्कृति है, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति है, उससे वे रुझान रखते हुए नहीं दिखाई देते हैं, यानी उससे कुछ हट के वो करना चाहते हैं। इन फैक्ट दे आस्क क्वेश्चन दैट एविडेंस देयर dissatisfaction with the disinterest in what we call culture। और यहाँ तक ये भी देखने को मिलता है कि वे प्रश्न भी पूछते हैं कि हमारा जब
इस कल्चर में इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसको कल्चर क्यों कहें, ऐसा भी वो लोग कहते हैं। वैल्यूज एंड इथिक्स, और इसके मूल्य और इसके जो अर्थ है उसके ऊपर भी वो सवाल उठाते हैं। ठीक, दे डू वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और वे क्वेश्चन करते हैं यानी सवाल पूछते हैं कि हम एक संयुक्त परिवार में क्यों रहें, यानी हम सबके साथ क्यों रहें। आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल और पूजा, और ये तो वो कहते हैं कि हम भगवान में तो विश्वास करते हैं लेकिन हम मंदिर या पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली हो गया। वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी, और वो ये भी कहते हैं कि मेरे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो मुझे क्यों नहीं समझते हैं। दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रेबेलियस यंग एडल्ट, और वे आज्ञाकारी बच्चे से बदल जाते हैं एक जवान संघर्षशील वयस्क में। इट इज़ एन अलार्मिंग नोट एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, ये एक खतरे की घंटी होती है जैसा कि सभी माता पिता कहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ यह क्या हुआ। दे आर गोइंग एस्ट्रे, और वे, जैसे कि माता पिता के लिए हर बच्चा हीरो होता है, सज्जन होता है, लेकिन कुछ बातों से उनको लगने लगता है कि उनका बच्चा जो है वो तो अब गलत रास्ते पर चल चुका है या वह विद्रोही बन चुका है। यानी उनकी बातों को जब वो नहीं मानता है तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा कितना ही आज्ञाकारी था, कितना ही ओबीडियंट था, लेकिन अब वो गलत रास्ते पर चल चुका है और कितना बड़ा वो मुजरिम बनता जा रहा है या उनकी बातों को नहीं मान रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। फिर देखिए, इफ़ यू आस्क एन एल्डरली मैन हाउ आर यू, अगर आप किसी बड़े हिंदुस्तानी से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, द चांसेस आर योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, और जो आपका ये क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है उसकी जो संभावनाएं हैं वो हो सकती हैं बाई गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ फाइन, कि ऊपर वाले के रहमो करम से सभी चीज़ अच्छी है। दिस इज़ द फ्रूट ऑफ कल्चर, यह हमारी संस्कृति है। डीप सेटिस्फैक्शन डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेली लाइफ, और जो हमारा संतुष्टिकरण है रोज़ाना ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से। इंडियाज़ वैल्यू हैव केप्ट इंडिया स्ट्रांग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन इन्वेशन, और इस जो आपका संघर्ष रूपी आपके जो साल दर साल और आपका जो शताब्दियाँ रही हैं, इसमें हिंदुस्तान या अपना जो इंडिया का कल्चर है उसने इंडिया को कहीं ना कहीं मजबूती से बांधे रखा है, एकता के बंधन में बांधे रखा है। देखिए कितने ही सारे हमले हुए, क्या क्या नहीं हुआ है हिंदुस्तान के साथ, अपने इंडिया के साथ, पर हम आज भी एक हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम विश्वगुरु बनने वाले हैं या बनते जा रहे हैं। ठीक, फिर देखिए इसमें आगे, हाउ एवर द यूथ ऑफ टुडे आर बीइंग रेज्ड डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन प्रीवियस जनरेशन। जैसे तैसे आप देख रहे हैं कि जो आजकल के युवा पीढ़ी आ रही है, यानी आप लोगों की जो पीढ़ियां आ रही हैं, वे पुराने ज़माने के लोगों से कुछ हट करके अलग जा रहे हैं। मतलब पहले का जो कल्चर था उसको ना मान करके वे अलग कल्चर पे जा रहे हैं, यही इसका मतलब है। ठीक, इंफॉर्मेशन इज़ एट देयर फिंगर टिप्स, और जो सूचना होती है वो तो उनकी समझ लीजिए चुटकियों में होती है। गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रैग्मेटिक रीजंस, और उनको अब साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और कई सारे उनको अब रीजन देने पड़ते हैं, कारण देने पड़ते हैं। द वैल्यूज एंड द इथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वेल्ड एंड एप्लीकेबल टूडे एज देन, वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। और जो मूल्य थे वो चाहे पहले के हों चाहे आज के हों, वो
एक समान ही हैं, बस हमको उनको एक दूसरी तरीके से हट करके समझाना होगा, तब जा कर के जो यूथ है, आज का जो युवा पीढ़ी है, वो जा कर के अच्छे रास्ते पर आएगी। यही इसका पूरा अर्थ था, हमने आपसे को समझा दिया। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे इसका अर्थ हिंदी में खुद से निकालना होगा। फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन जो आपके 3-3 नंबर के हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ इंडिया यूथ इज विजिबल नाउ डे। इसमें पूछा गया है कि आज के समय में भारतीय युवा लोगों के दिमाग में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमेशा पहली लाइन से होता है, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। मतलब इसमें पूछा गया है कि आजकल की युवा पीढ़ी में किस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पहली लाइन है, यहाँ से ले करके प्यारे छात्रों, यहाँ से ले करके और फिर यहाँ तक आप सभी को लिख देना है इसका आंसर। यानी इसमें यही तो हमने अभी आपसे बताया था कि आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं उनको लगता है कि माता पिता हमारे ऊपर क्यों अनुशासन करते हैं, हम अपने हिंदुस्तानी संस्कृति को क्यों माने, हमारा जो मन है हम वो करेंगे, हम एक संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते, हमको अलग रहना है। तो यही सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और यही पूछा गया था। तो आपका जो आंसर नंबर 1 हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप इसको अपनी कॉपी के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक। फिर अगला है व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। जो माता पिता अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच में जो दो रूपता है वो क्या है। अब देखिए वो ये है कि जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि हम इस कल्चर को क्यों माने, हम जॉइंट फैमिली में क्यों रहें, या वे कहते हैं कि हमारे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक। और ये वी लिव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल और पूजा, और वाई आवर पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी। मतलब ये जो बच्चा है वो कहता है कि हम संयुक्त परिवार में क्यों रहें और हमें भगवान पे तो विश्वास है लेकिन हमें मंदिर या पूजा पे विश्वास नहीं है, और हमारे माता पिता हमें क्यों नहीं समझते हैं। तो ये उसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। और माता पिता क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा कितना ही आज्ञाकारी था, कितना अच्छा था, अब वो धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक। अब आइए चलते हैं आगे। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे छात्रों ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को बोर्ड में देखने को मिलेगा, और अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले होंगे, ठीक है। फिर अगला है हाउ हैज़ इंडियाज़ कल्चर अफेक्टेड अवर एटीट्यूड। इंडिया का जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसने हमारे दृष्टिकोण को कैसे बदला है। तो इसको भी आप वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा कि इंडिया का जो कल्चर है उसने हमें ये सिखाया है कि हमें साथ में मिलके रहना चाहिए, इसी से हमारे देश की तरक्की होगी, है ना। लेकिन आजकल का जो युवा है वो क्या कर रहा है, इसका जो कंट्रास्ट है वो निकल के आएगा कि आजकल का युवा विपरीत है उसके, वो उसको नहीं मानना चाहता है ना। फिर देखिए क्या है, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट। और हमें युवाओं को पुनः क्या करना है, जो युवाओं को पुनः संस्कृत से कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो निचली लाइन में भी आप सभी को मिला था कि हमें चीज़ें वही तब भी थी और चीज़ें वही आज भी हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उसको डिफरेंटली यानी थोड़ा हट करके उनको समझाना है। चाहे वो हम साइंटिफिक रूप से समझाएं, चाहे वैज्ञानिक रूप से समझाएं, चाहे हम उसको रुपए पैसे के मामले में समझाएं, लेकिन हमको बस एक दूसरी तरीके से उनको समझा करके और फिर इसी में ले आना है। जैसे वो समझना चाहते हैं उस प्रकार से समझा के हमको ले आना है। तो देखिए आपको 3 नंबर, अभी आपको 3, 3, 6, 3, 9 है ना, और 3, 12 नंबर आप सभी को मिल गए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। ये देखिए एग्रीड शब्द आपको
ये जो भी आपने पैसेज पढ़ा था इसमें एक शब्द आपको ढूंढना है जिसका मतलब होता हो एग्रीड। एग्रीड का मतलब होता है सहमत प्यारे छात्रों, ठीक है। तो ये देखिए ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ कन्विंस्ड, इसका भी मतलब होता है सहमत, ठीक। तो एग्रीड का आपका क्या हो जाएगा शब्द, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कन्विंस्ड, ये देखिए सहमत। एग्रीड मतलब सहमत और कन्विंस्ड मतलब भी सहमत, ठीक। फिर अगला है, तो आप अगर इसको कर देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन अभी आप फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अलार्मिंग नोट, है ना। पैसेज में लिखा है अलार्मिंग नोट। तो अलार्मिंग नोट का ही मतलब होता है क्या प्यारे छात्रों, अलार्मिंग नोट का जो मतलब होता है वो होता है वार्निंग साइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलार्मिंग NOT नोट, अलार्मिंग नोट। अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। फिर है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ लॉजिकल। तो लॉजिकल का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा इलॉजिकल। इलॉजिकल का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा लॉजिकल। मतलब ये तर्क संगत होता है और इलॉजिकल मतलब क्या होता है अतर्क संगत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन ए रीडिंग खत्म हो जाता है और आपको 12 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है प्यारे छात्रों। फिर हम आगे चलते हैं तो आपसे को देखने को मिलेगा सेक्शन बी यानी राइटिंग। अब आपका जो सेक्शन बी है उसमें आप सभी को मुफ्त के नंबर मिलने वाले हैं 10 नंबर। कैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए आप सभी ने जो भी आर्टिकल तैयार किया होगा वही आप सभी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 आर्टिकल दिए हैं, चाहे आप डिजिटल इंडिया पे लिखें, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ आवर आर या फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन। ये 3 आर्टिकल आपको दिए गए हैं। इनमें से अगर आपको कोई एक भी आता है तो उसको 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिखना है, यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। और अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी 100 से 150 शब्दों में लिख देते हैं तो आपको मुफ्त के 10 नंबर मिल जाएंगे। भाई अब आप कक्षा 12 में आ गए हैं तो आप सभी को 100-150 वर्ड लिखने में क्या कठिनाई बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ रही है तो अभी आप हमको कमेंट कर दीजिए, हम इनमें से जो आप चाहेंगे उनका लिख करके आर्टिकल आप सभी को बता देंगे, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन बी का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हैं तो आपको मुफ्त के 10 नंबर मिल जाएंगे। मैं मुफ्त के 10 नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपसे को कुछ याद और रटना नहीं होता है। इसमें बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। आपको आज का यह वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, बस यही क्वेश्चन तैयार कर लेना है तो आपके मुफ्त के नंबर तो हो ही जाएंगे, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, राइट अ लेटर टू प्रोप्रिएटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिक बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, या और करके दिया हुआ राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन ग्रोइंग फिटनेस चेज इन यूथ। ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, चाहे आप क्रिकेट किट मंगाने के लिए किसी प्रोप्राइटर को एक लेटर लिख दीजिए, चाहे आप किसी एडिटर यानी संपादक को अपने विचार उसके अखबार में व्यक्त करने के लिए। आजकल के युवाओं में जो फिटनेस की जो क्रेज बढ़ती जा रही है, यानी आजकल हर आदमी चुस्त दुरुस्त होना चाहते हैं, खासकर युवा, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं ये आप संपादक को एक लेटर के जरिए बताने के लिए इसमें कहा गया। तो आपको 2 मिलेंगे। मेरा सुझाव जो रहेगा वो आप एडिटर वाला ही करें, तो ये ज़्यादा मतलब लॉजिकल भी होता है और ज़्यादा
एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे में कुछ दम है, इसलिए आप ज़्यादातर यही एडिटर वाला ही करें। और आपकी मर्जी, आप और लगा है दोनों में से, लेकिन हाँ दोनों में से कोई एक ही करिएगा। ये नहीं कि आपके पास टाइम बहुत है, आप जानते हैं तो दोनों कर दें, क्योंकि नंबर आपको 10 ही मिलेंगे, तो टाइम फालतू में क्यों वेस्ट करें, है ना। तो यहाँ तक आपका सेक्शन बी जो है राइटिंग का, इसमें आपको आर्टिकल और लेटर लिखना है, और आपको 10-10 नंबर यानी 20 नंबर का काम आपको एक ही सेक्शन से हो जाएगा, है ना। फिर आता है अपना प्यारा सा एकदम सेक्शन सी ग्रामर। ये देखिए ग्रामर कितना ही आसान होता है ग्रामर। इसमें ना आपको ज़्यादा लिखना है ना कुछ, आपको इसमें भी मुफ्त के 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भैया हम आप सभी को तो बता ही रहे हैं ना, इसी को आपको याद करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है ताकि आप कोई अच्छा सा आंसर दे सके, यही ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। एक ऐसा देश जहाँ पे सरकार ना हो या सरकार की अनुपस्थिति हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनार्ची। क्या कहते हैं, एनार्ची। एनार्ची का मतलब होता है अराजकता, ठीक है। क्या होता है, अराजकता, यानी जहाँ पर कोई सरकार नहीं होती ऐसे देश में अराजकता फैल जाती है। तो वही यहाँ पे पूछा था, तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें जो सही है एनार्की उसको आपको टिक कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन। इंचिंग टूवर्ड्स मतलब कि बहुत धीरे धीरे आगे खिसकना, बहुत ही धीमी गति से। तो इसमें देखिए टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, ये देखिए किसी दिशा में बहुत ही मंद गति से बढ़ना, ये क्या होता है, इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है। तो देखिए इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन ग्रामर के भी समझ लिए। देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, और मैं आज इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। और सोचिए अगर आपने इस सभी को याद कर लिया और वहां पे आ गया तो आए है मुफ्त के नंबर, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एडेसियस इज। मतलब एडेसियस जो शब्द है इसका समानार्थी पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4th वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एडेसियस का जो सिनोनिम होता है वो डेयरिंग भी होता है और एडवेंचरस भी होता है, यानी इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक। और आपसे को तैयार हो ही गया होगा, ठीक। फिर अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। इनमें से कौन से जो वाक्य हैं वो सही हैं। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाएगा ओनली बी एंड डी, यानी जो बी वाला ऑप्शन है और डी वाला ये दोनों सही हैं। आइदर यू गो और स्टे ये सही है डी वाला, और यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट ये सही, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपको इसमें देखना है ओनली बी एंड डी करेक्ट है, उसी पर टिक आपको लगा देना है, ठीक है। फिर द एंटोनिम ऑफ सेक्रेड इज, मतलब पवित्र का सिनोनिम, एंटोनिम, यानी इसमें पवित्र का विलोम पूछा है। तो पवित्र का विलोम क्या होता है, प्रोफेन होता है, ये आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है। तो अब आप सभी के 10 नंबर ग्रामर में हो गए। आप देखिए ग्रामर में जो अगला 5वां क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, ये आप सभी के 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए इस तरीके से आपको 10 नंबर फिर से मिलने वाले हैं, वो भी मुफ्त के, है ना। देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए 2-2 आप सभी को दिए हैं, उसमें से आपको किसी एक को ही इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है, केवल एक को बदलना है, ठीक है। तो देखिए पहला है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसका इनडायरेक्ट आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई फॉरबेड टू वेस्ट योर टाइम।
आई फॉरवेट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, और दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं आप सभी को एक एक ही बताने वाला हूँ। ठीक है, या अगला मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे बता देता हूँ। देखिए, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, तो इसमें हो जाएगा रोहित प्रपोज्ड अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, इस ऐसा बदल जाएगा। फिर अगला है, देखिए बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो गिव मी, आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में बता देगा कि किस चीज़ को आपको किस हिसाब से बदलना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बदल देना है। तो आप क्या करिए, आप बस सिंपली ये फुल स्टॉप हटा करके इसकी जगह विच लिख दीजिएगा। आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, मतलब मैं तुम्हें एक ड्रेस पोशाक देता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है, इनाम दिया था। फिर अगला है डू इट लीव इट, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पर और से आपको बना देना है डू इट और लीव इट, है ना। या आप इसमें आइदर डू और लीव इट, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है प्यारे छात्रों, तो कमेंट करिएगा। हम आपके हाउडी संजीव सर कोई भी आपके लिए यह वीडियो बना करके आप सभी को अच्छे से समझाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आप बिना हिचकिचाहट के कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी आपको इन दोनों में से भी किसी एक को ही ट्रांसफॉर्म कर देना है, जैसा कि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में बताया गया है। तो आपको पहले क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना है। ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, यानी उसने मेरी जान बचाई। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए अगला है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो इसको भी आप कंपैरेटिव डिग्री में बना देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें बनेगा नो अदर रेमेडी इज मोर इफेक्टिव देन दिस फॉर दिस डिजीज। कितना आसान था। इस तरीके से आप इसका ये कंपैरेटिव डिग्री भी बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इन दोनों में से कोई एक वाक्य आपको सही करना है। ये गलत लिखे हुए हैं, तो आइए सही कर लेते हैं। इसमें क्या है ना, 2 नंबर मुफ्त के लेने हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यू आर सीनियर देन मी, तो देखिए इसमें जो देन है ये गलत है। देन की जगह क्या लगेगा, टू। याद रखिएगा, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, सुपीरियर, ये सब अगर शब्द आ जाएं तो आपको वहाँ पे देन हटा करके टू लगाना है, यानी यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। ठीक, फिर है कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स में यस नहीं होता है, कैटल खुद बहुवचन है, तो यहाँ पे यस गलत लगा हुआ है, तो इसको आप काट के कैटल आर ग्रेजिंग कर दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी यहाँ पे जो दो शब्द युग्म दिए हुए हैं इनमें से किसी एक शब्द युग्म को आपको लेना है और उससे क्या कर देना है, अपने शब्दों में इसको व्यक्त कर देना है, यानी खुद से एक वाक्य बना देना है। तो देखिए मेल और मेल, ये वाला जो मेल होता है इसका मतलब डाक होता है और इसका मतलब पुरुष होता है। तो आप कैसे बना देंगे, आप बना देंगे राहुल मेल्ड अ लेटर टू सुरेश, मतलब राहुल ने सुरेश को एक पत्र डाक कर दिया। ठीक,
और फिर ये वाला जो मेल होता है इसमें कह देंगे आप कि ही इज़ अ मेल, वह एक पुरुष है ना। कितना आसान है, इस तरीके से आप बना देंगे। अगला है टीम और टीम। देखिए जो TEEM टीम होता है ना, इसका मतलब होता है भरा हुआ। क्या मतलब होता है? भरा हुआ। और ये जो TAM टीम होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खिलाड़ियों का दल या समूह। तो ये वाला जो टीम है इसको आप बना देंगे कि द पॉट इज टीम्ड विद वाटर, की जो गमला है वो पानी से भरा हुआ है। और ये वाला जो टीम है इसमें बना देंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, है ना। क्रिकेट के आप लोग दीवाने हैं ही। तो इस प्रकार से आपका ग्रामर का पोर्शन भी ख़त्म होने वाला है लमसम। अब देखिए अगला जो आपका है क्वेश्चन वो है ट्रांसलेशन। इसमें आपसे को हिंदी दी जाएगी, 5 नंबर आपसे को मिलेंगे, मुफ्त के मिलने वाले हैं प्यारे छात्रों। और हाँ, वीडियो को सीरियसली ले लीजिए, छोड़ के मत जाइएगा। बहुत ही अब थोड़ा सा बचा हुआ है, मान रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप सभी को मैं फुल आंसर के साथ कराने का वादा किया था, तो मैं उसको निभा रहा हूँ। अब आप देखें या ना देखें वो आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। अब भाई देखिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आप पछताएंगे, और अगर आप देख लेंगे तो आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा पेपर अच्छा हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश आपको बनाना है। देखिए यहाँ है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? दोज डेज स्वामी विवेकानंद was stayed at a अमेरिकन वुमेन्स हाउस, ठीक है। फिर है जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, वेयर ही कुक्ड हिज फूड बाई ओन, खुद से बनाते थे, ठीक। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। वन डे ही वॉज गोइंग टू टेक द फूड, कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। Some hungry children came near to him, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड हिज all chapatis among those children, ठीक। फिर यहाँ तक आप समझ गए। फिर यह देख महिला ने उनसे पूछा। Seeing this the woman asked him, मतलब यह देखकर महिला ने उनसे पूछा, ठीक। आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। अब देखिए जो कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है ये कथन होता है, इसलिए इसको कामा इन्वर्टेड कामा में ही रहने दिया जाता है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आपने सारी रोटियां बच्चों को क्यों दे दी? Why would you give all your chapatis to the children, ठीक। अब आप क्या खाएंगे? Now what would you eat या टेक, है ना। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। He answered by laughing, ठीक। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। चपाती इज द रोटी तो केवल भूख शांत करने की चीज है। चपाती इज द ओनली वे या ओनली थिंग टू क्लोज योर हंगर, यानी भूख खत्म करने की चीज है, ठीक है। या टू एंड योर हंगर, या भूख का अंत करने की चीज है। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में ही सही। इट इज नॉट इन माई स्टमक, नो प्रॉब्लम। इट इज इन देयर स्टमक, इट इज गुड, है ना। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। और द जॉय ऑफ गिविंग इज बेटर या इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ टेकिंग। ये हो जाता है आपका पूरा ट्रांसलेशन। और मैंने देखिए
एक ही बार में आपसे को बता दिया और आपके 5 नंबर पक्के हो गए। अब देखिए जो आखिरी सेक्शन आपका बचता है वो है सेक्शन डी यानी लिटरेचर। तो लिटरेचर देख लेते हैं। अब इसमें आप सभी के क्वेश्चन आंसर आएंगे जो पाठ आप सभी ने पढ़े हुए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका 8 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन है ए और बी करके, अगर आप दोनों कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। और कैसे नहीं करेंगे मैं आपसे को बताने वाला हूँ ना। देखिए, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के जो मतलब सीमापुरी के जो इनहेबिटेंट्स मतलब क्या होता है, प्रवासी निवासी। हाँ देखिए, जो सीमापुरी के निवासी थे वो कौन थे और वे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो कितना ही अच्छा आंसर है। तो आप क्या बताएंगे कि सीमापुरी के जो निवासी थे वो बांग्लादेश ढाका से आए हुए शरणार्थी थे, क्योंकि वहाँ उनका एक बहुत बड़ा तूफान आया था, उससे उनका घर खेत सब उजड़ गया था। तो उन्होंने यहाँ आकर के शरण ले ली और वे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनको खाना भी नहीं कोई देता था, ना ही उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ की नागरिकता भी उनके पास सही से नहीं है। बस केवल कुछ नेता जब वोट डालना होता है तो उनके पास आते हैं और उनसे वोट अपना डलवा लेते हैं। और ये तो हो गया उनके बारे में कि भाई बहुत गरीब हैं और कहाँ से आए हैं। हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी कौन थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला इसी में क्वेश्चन है, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसका मतलब है कि वे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो आप लिखेंगे कि वे अपने जीवन यापन के लिए प्लास्टिक कचरा में से उठा करके फिर उसको सुखा करके बेचा करते थे, है ना। और यही उनका जीवन यापन का जरिया था। छोटे बच्चे नंगे पैर ऐसे चला करते थे और प्लास्टिक ऐसे बोरा वोरा लाद के जाते थे, उसमें बढ़िया प्लास्टिक भरते थे और फिर उसको ले जाके बेचते थे। बच्चों के लिए वो जो कूड़े का ढेर था वो समझ लीजिए एक आश्चर्य का एक खजाना था। उसमें उनको कभी कभी 1 रुपया तो कभी कभी 10 रुपए के नोट मिल जाते थे, जिससे वो बहुत खुश होते थे। और उसी को और ढूंढने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा कूड़ा उड़ा बीन लेते थे ताकि उनको और 2-4 नोट मिल जाए कहीं से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन और करके इसी में दिया हुआ है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन था और उसने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया। देखिए इंडिको पार्ट से आपका लिया गया है, यानी इंडिको वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें आप बता दीजिएगा कि राजकुमार शुक्ला वाज आ शेयरक्रॉपर ऑफ बिहार चंपारण, यानी जो राजकुमार शुक्ला था वो चंपारण बिहार का एक बटाईदार था, ये किसान था, गरीब किसान था। और ये तो यहाँ तक हो गया कि राजकुमार शुक्ला कौन था। फिर अगला है कि उसने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया। तो चंपारण लाने के लिए उसने लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे गया, गांधी को अपनी बातें बताई कि बापू हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और वहाँ के जो ज़मींदार हैं अंग्रेज़ हैं वो हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं और उसको बहुत ही सस्ते दामों पर ले रहे हैं क्योंकि सिंथेटिक नील बन चुकी है। तो हमको न्याय दिलाइए, हमने सुना है कि आप बहुत ही बड़े संत हैं, हमको न्याय दिला सकते हैं, तो आप हमको न्याय दिलाइए। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए अभी तो हम बिजी हैं, हमारे 2-4 अभी दौरे हैं, उसको हम करके फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर वो बंदा क्या करता है कि गांधी के आगे पीछे लगा रहता है, जहाँ भी वो जाते हैं साथ में जाता है, उनकी देखभाल करता है। तो गांधी जी उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि चलिए अब हम चंपारण आपके साथ चल देते हैं। तो यही सब आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। और अगर आपको कोई दिक्कत पड़ेगी तो भैया कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप कमेंट करिएगा। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7th है, उसका जो बी वाला है क्वेश्चन वो है, Why did M. Hamel blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French? जो M. Hamel थे, ये पहले पार्ट द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। तो जो M. Hamel थे उनके टीचर फ्रेंच के,
उन्होंने फ्रेंच के माता पिता को और खुद को उसकी पढ़ाई पे पूरी तरीके से अटेंशन ना दिखाने के लिए क्यों दोष दिया। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो एमहमल रहते हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर थे। ये आपसे से उनके कैरेक्टर में लिखने को आ सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे टीचर थे और वे उनके माता पिता को और खुद को बराबर दोष देते थे कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को मील पे फैक्ट्री पे लगान देते हैं कुछ पैसों के लिए और उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। और मैं भी तो जिम्मेदार हूँ, जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो तुम लोगों की छुट्टी कर देता था, या जो मेरा मन पसंदीदा ट्री लगा हुआ है, फूल लगे हुए, फूल के पेड़ लगे हुए, उसमें मैं तुम्हें पानी डालने के लिए कहता था, या कहता था जाओ घास यहाँ ग्राउंड की साफ करो, मेरी भी गलतियां हैं। तो ऐसे करके वो दोनों की गलतियां मानते हैं। ठीक, फिर अगला है वाई वाज जेमिनी स्टूडियो इज पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स। जेमिनी स्टूडियो जो है ये वाला आपका पोएट्स और पैनकेक्स का क्वेश्चन है कि जेमिनी स्टूडियो कवियों के लिए प्रसिद्ध स्थान क्यों था। क्योंकि देखिए वहाँ पे होटल था और वहाँ पे बहुत बड़ी जगह थी, तो जो पोएट्स आते थे वो बढ़िया वहाँ पे आराम से अपना खाते पीते थे, अपनी रचना करते थे, पढ़े रहते थे, वही नाटक वाटक होता था देखा करते थे। तो इसीलिए कवियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। ठीक, और उनकी कोई कविता अगर बढ़िया है तो उस पर पिक्चर भी बन जाती थी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन 80 वर्ड्स। देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चन लिखने हैं वो 40 शब्दों के थे, यानी छोटे क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा स्तर आपका बढ़ गया है, अब 80 वर्ड्स के हो गए, यानी बड़े क्वेश्चन आ गए। इनका आंसर आप अगर दे देते हैं तो आपके 7 नंबर 6 नंबर आराम से 7 नंबर देखिए क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे और 6 नंबर अगले वाले क्वेश्चन पे मिलेंगे। ठीक, तो देखिए ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें जो भी भय है वो खुद भय से ही भय है ना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। और डीप वाटर नामक जो पाठ है आपका, उसके आधार पर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो भैया इसकी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जो विलियम डगलस जी हैं इसके लेखक, उनको पानी से बहुत डर लगता है, तो एन केन प्रकारेण वो अपने डर को ख़त्म करते हैं। एक ट्रेनर रखते हैं जो उनका डर ख़त्म कर देता है कुछ मात्रा में, लेकिन वो जब नदी में जाते हैं तो फिर से उनका डर वापस लौट आता है। लेकिन वे आप सक्षम हो चुके थे अपने डर को एकदम अपना चेहरा दिखाने के लिए गुस्सा वाला, और वो उससे डरते नहीं है। वो कहते हैं कि जो डर तुम हो तुम खुद से डरो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो भी इंसान का डर होता है, अगर वो इंसान उस डर को सह ले तो वो डर से विजय पा सकता है। यानी जो डर है वो खुद ही डर है, अगर आप उससे डरेंगे नहीं तो आप किसी से डरेंगे नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी में है सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो सोफी नाम की लड़की थी वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट निराशा की खुद जिम्मेदार थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अपना आंसर दीजिए। तो भैया ये आंसर आपके ऊपर है। वो क्योंकि बहुत ही सोच विचार वाली लड़की थी, वो अपना ही मायाजाल मन मन बुना करती थी, वो इमेजिनेशन में खोई रहती थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। अपने पिताजी की हालत ना देखकर वो बड़े बड़े सपने देख लेती थी, इसीलिए उसको निराशा ही हाथ लगती थी। ये सब आप अगर कहेंगे तो इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी हम बना देंगे। ठीक, फिर अगला वीडियो है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। तो अगर आप यहाँ पर देखिए कविता आपकी पोयम शुरू हो जाती है, अगर आप इसका आंसर इसमें से पढ़ करके निकाल के दे देते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। जैसे देखिए and the old familiar age my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile। ठीक है, तो यह आपका माई मदर है 66 कमला दास द्वारा लिखा गया जो कविता है उसी में का है। तो इसको आप पढ़ करके इसके क्वेश्चन के आंसर आराम से आप दे दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम अब बहुत
ज़्यादा हो चुका है, तो आप सभी को हम पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे छात्रों। ये आपका 4 नंबर का है। इसमें राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। इन तीनों, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, इन तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आप लिख देते हैं तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो इन तीनों को याद कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपको बोर्ड की परीक्षा में मिलने वाला है भाई, कितनी बार बताएं, है ना। तो देखिए, कीपिंग क्वाइट जो है इसको जॉन पैब्लो नेरूडा ने लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉन कीट्स ने लिखा है, रोड साइड स्टैंड को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम बना देंगे वीडियो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में फिर से आपको क्वेश्चन पूछा है, 8 नंबर आपको फिर मिल जाएंगे। देखिए, what thing on the third level were different from those on other levels। देखिए, ये आपका द थर्ड लेवल नामक पार्ट से है। तो इसमें पूछा गया है कि थर्ड लेवल की चीज़ें और दूसरे लेवल से कैसे भिन्न थी। तो आपको बता देना है कि वहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की मसालें लगी हुई थी और लकड़ी की वो ट्रेन का पूरा ढांचा बना हुआ था, और वहाँ पे सब भड़कीले कपड़े पहने हुए थे, युद्ध की तैयारियाँ हो रही थी, पुराने नोट चल रहे थे। यही सब आप सभी को लिख देना है। फिर इसी में और करके अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के जो पर्यावरणीय दशाएं हैं उनका आपको वर्णन करना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर इसी में बी क्वेश्चन है, वाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड टू अलाउिंग ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो महाराज थे उन्होंने अंग्रेज जो अफसर था उसको फ़ोटो खींचने से मना करके अपने साम्राज्य पे इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल ली, क्यों उन्होंने उसको वो शिकार नहीं करने दिया। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये द टाइगर किंग का है। इसमें होता ये है कि टाइगर किंग जो राजा होते हैं वो टाइगर को खुद ही मारना चाहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी को वो झुठलाना चाहते हैं, जो भविष्यवाणी थी कि आप टाइगर द्वारा ही मारे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने प्रतिबंधापुरम में टाइगर किलिंग बैन कर दी थी, तो इसीलिए उन्होंने उस अंग्रेज को भी मना कर दिया था, ठीक है। तो यही आपको इसमें लिख देना है बहुत ही आराम से। फिर देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है और करके दिया हुआ, या तो आप इसको करें महाराजा वाला, अगर नहीं कर पाते हैं तो हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर। मतलब जो बामा नाम की लड़की थी वो अपने बड़े भाई से कैसे प्रेरित थी, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो कहा करता था कि हमारी जो कास्ट है वो बहुत ही निम्न कास्ट है, हमारी जो जात है वो बहुत ही निम्न है, तो तुम क्या करो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और अच्छे अंक लाओ ताकि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने पे मजबूर हो जाएं, यानी लोग तुम्हारी वैल्यू करें। और वो ऐसा ही करती थी, खूब मेहनत करके अच्छे अंक लाती थी और लोग उससे हमेशा दोस्ती बनाए रखते थे। कोई भी कभी उसकी जात को लेके उसका मजाक नहीं उड़ाता था। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, मैं आप सभी को इंस्पायर कर रहा हूँ, अच्छे नंबर ले करके आइए, ठीक है। फिर जो लास्ट आंसर है प्यारे छात्रों, ये देख लीजिए, हाँ लास्ट आंसर है आंसर नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अभी आपको 40 शब्द के ऊपर मिले। अब ये देखिए 7 नंबर अगर आपको लेने हैं तो आपको 80 शब्दों में इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक को, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को कर देना है प्यारे छात्रों, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा कैमरा ब्लर कर रहा है, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। जो डेरी नामक बच्चा था उसको मिस्टर लैम के नज़दीक क्या चीज़ लेकर के आई। तो देखिए जो मिस्टर लैम थे वो भी एक, उनकी टांग नकली थी और डेरी का मुंह एकदम आधा जला हुआ था एसिड के द्वारा, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि जो डेरी था उसका सब मजाक उड़ाते थे या उससे लोग डरते थे, उसके आधे जले चेहरे की वजह से उसको राक्षस कहते थे। तो उसको बहुत बुरा लगता था, वो अकेला रहना चाहता था। कभी भी किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने उसका हालचाल नहीं पूछा।
सब हमेशा उसको नकारते ही थे, इसलिए वो दुनियादारी से एकदम दूर रहता था। लेकिन जो मिस्टर लैम थे वो लोगों से हट के थे। उन्होंने उससे अच्छे से बात की। उन्होंने कहा कि अगर तुम कभी आना चाहो इस गार्डन में दोबारा तो दीवार कूद के आने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारा गेट हमेशा खुला रहता है, वहाँ से आ सकते हो, और तुम अपने आप को कम मत समझो, भगवान सबको एक नज़र से देखता है। और उन्होंने उसके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह भर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पहचानो और वगैरह वगैरह, और बताया कि मेरी भी देखो एक टांग नकली है, लेकिन मैं दुनिया से एकदम खुल के रहता हूँ, अपने गार्डन से और अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, दूसरे लोगों पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने जब बातें की तो जो डेरी था वो उनके नज़दीक, मतलब उन दोनों की दोस्ती हो गई। इसमें यही तो पूछा गया है कि डेरी मिस्टर लैम के करीब क्यों गया, क्योंकि मिस्टर लैम दुनिया से हटके थे, लोगों से हटके थे। ठीक, उन्होंने इसके अंदर एक नया डेरी जन्म दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, यानी दोनों में से कोई एक ही करना है, पर मैं आपसे को दोनों बताया दे रहा हूँ ताकि आप कोई सा भी एक वहाँ पे कर सके। ठीक है प्यारे छात्रों, ये देखिए कैमरा कुछ ज़्यादा ही ब्लर कर रहा है क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है ना, तो ये भी थक गया शायद। देखिए, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। देखिए, इसमें पूछा गया है कि सदाओ जो था उसका कैसा इम्प्रेशन, प्रभाव था एक डॉक्टर और एक आदमी या मानव के रूप में। अपने विचार आप द एनिमी नामक पाठ से प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें होता क्या है कि एक अमेरिकन, उनका जो दुश्मन होता है वो जापान का, वो आकर के उनके दरवाजे पर बहुत ही बुरी हालत में गिरता है। तो उसको पहले तो वो सोचते हैं कि पुलिस के हवाले कर दें, फिर वो सोचते हैं कि पुलिस के हवाले करेंगे तो ये मर जाएगा, अगर इसको यहीं पड़ा रहने देंगे तो भी मर जाएगा। तो उनके अंदर पहले, दुश्मनी से पहले, एक डॉक्टर की आवाज़ आती है उनके अंतरात्मा से कि नहीं, इसको बचाना चाहिए। तो उसको घर में ले जाते हैं और उसकी वाइफ हाना होती है, वो दोनों लोग मिल करके उसकी बुलेट वुलेट निकालते हैं और उसको एकदम स्वस्थ कर देते हैं। फिर लास्ट में वो उसको कहते हैं कि भैया अब तुम ठीक हो गए हो, नाव लो और यहाँ से कट लो, वरना कभी भी तुम फट सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज हमने क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो एक एक चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपसे के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी परवाह हम करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पे वीडियो पोस्ट करने वाले हैं क्लास 12। अगर आपका कोई भाई बहन क्लास 10th में हो तो उसको भी बताइए, वो भी वीडियो देखा करें। हम क्लास 10th के भी सभी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट के। और लाइव हाउडी संजीव सर चलाते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें। और तब तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, एक नए हौसले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।